नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही खालिस्तान का जो मुद्दा है वो फिर से बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा ये बात। आजकल डेली आप लोग इस चीज के बारे में न्यूज सुन रहे होंगे। रिसेंटली हुआ क्या है कि पुलिस जो है उसने क्रैकडाउन करना शुरू किया है वारिस पंजाब दे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे, और लगभग 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा इस क्रैकडाउन के बाद यूएसए, यूके और बाकी जगह भी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हम लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। जो सिख डायस्पोरा है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है इस क्रैकडाउन के खिलाफ। और यूएसए और यूके में तो हम लोग ने देखा कि वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है या फिर कॉन्सुलेट है उस पे अटैक हुआ है। तो खालिस्तान का जो मुद्दा है उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी पूरी स्टोरी के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, कौन है ये अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे क्या है और पूरा इशू क्या है ये, प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये है अमृतपाल सिंह सद्धू। ये वो शख्स है जिसने ये जो पूरा डिस्टरबेंस मचा हुआ है पंजाब में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी अर्ली हिस्ट्री जो है उसके बारे में तो ज्यादा किसी को पता नहीं है। जलूपुर खेरा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कहा जाता है इसकी पैदाइश है। और 2012 में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इसने इंडिया छोड़ दिया था और दुबई चला गया था। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो फैमिली है उसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, उसी को ये संभालने लगा था। और फिर 2020 और 21 में आप लोग को पता होगा इंडिया में फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को मिला था फार्मर्स का। इस फार्मर प्रोटेस्ट में अगर आप लोग को याद हो तो एक इंसिडेंट हुआ था रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 2021 को। हुआ क्या था कि कुछ प्रोटेस्टर ने रेड फोर्ट में एंटर किया था, वहां वायलेंस हुई थी और फिर जो निशान फ्लैग है उसको रेड फोर्ट पे फैलाने की कोशिश की गई थी। और इसमें एक पंजाबी एक्टर जो था दीप सिद्धू, ये सबसे प्रोमिनेंट था, यानी इसी ने ये हरकत की थी। उसके बाद दीप सिद्धू जो है उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और कुछ दिन तक ये फिर जेल में रहा था। और जेल से छूटने के बाद इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया वारिस पंजाब दे। और इसी समय अमृतपाल सिंह संधू जो है उसने ये फार्मर प्रोटेस्ट जो है इसको सपोर्ट भी किया और ये वारिस पंजाब दे जो है इसको ज्वाइन भी किया। फिर लास्ट ईयर फरवरी 2022 में क्या होता है कि ये जो दीप संधू होता है इसके कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और उसके बाद अमृतपाल सिंह जो है उसको वारिस पंजाब दे का लीडर बना दिया जाता है। 25 सितंबर को फिर ऐसा बताया जाता है कि ये अपनी प्रेजेंस इंडिया में डिक्लेयर करता है। और 19 सितंबर 2022 को इस ऑर्गेनाइजेशन की कमांड इसके हाथ में सौंपने के लिए एक इनॉग्रेल सेरेमनी भी होती है। ये सेरेमनी होती है मोगा रोड पे, जो कि जर्नैल सिंह पिंडरावाला जो है उसका विलेज हुआ करता था। अगर आप लोग को नहीं पता जर्नैल सिंह पिंडरावाला के बारे में तो मैंने ऑलरेडी पिछली जो खालिस्तान की वीडियो बनाई है उसमें मैंने पूरा बताया है, वो आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। ये अमृतपाल जो है ये इमिटेट करने की कोशिश करता है पिंडरावाला को, उसी की तरफ जो पहनावा है वो भी रखता है, उसी की तरह अपना जो गेटअप है उसको स्टाइल करता है, पूरा इमिटेट करने की कोशिश करता है पिंडरावाला को। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी काम भी किए इसने, काफी कैंपेन चलाया, घर वापसी कैंपेन चलाया, जिसमें बाकी सिख या फिर हिंदू या क्रिश्चियन जो थे उनको कन्वर्ट किया जाता था, उनको अमृत पिला के खालसा सिख बनाया जाता था। अमृत का मतलब है यहाँ पर होली वाटर या सेक्रीफाइस्ड वाटर जो कह लीजिए उसको कहते हैं। उसको पीने के बाद ये जो खालसा सिख है वो बनते हैं और वो फिर ये बनाया जाता था। कई हजारों की तादाद में ये जो कन्वर्जन है ये इसने किया है पिछले कुछ महीनों में। राजस्थान में हो गया, हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया। उसके अलावा कई क्राइम में भी इसका नाम जुड़ने लगा। एक शिवसेना के लीडर थे, उनका मर्डर हो गया और जिसका इल्जाम इसी के एक एसोसिएट पे लगा। और उसके लिए फिर कुछ दिन के लिए अमृतपाल जो है उसको हाउस अरेस्ट करके भी रखा गया। उसके बाद फिर कुछ गुरुद्वारा को भी वेंडलाइज किया गया दिसंबर के महीने में, जिसके लिए इसी को रिस्पॉन्सिबल माना गया। एक किडनैपिंग का केस भी फाइल हुआ था अजनाला पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद जो पुलिस है और जो अमृतपाल के सपोर्टर है इनके बीच में क्लैश भी हो गया था। तो ये सब तो इसके पिछले 3-4 महीने की जो हिस्ट्री है वो है। इसके अलावा भी अभी और इल्जाम इस पे ये लगे हैं कि ये अपनी खुद की आर्मी बना रहा था, खुद की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको खड़ा कर रहा था। साथ ही साथ पंजाब में जो रिहैब सेंटर है जहाँ पर लोग अपने ड्रग्स के एडिक्शन छुड़वाने के लिए जाते हैं, वहां से या फिर बाकी जगह से ये लोगों को, जो यूथ है, जो भटके हुए यूथ है, उनको रिक्रूट करता था सुसाइड बम स्क्वाड में। तो इस तरह के काम जो है वो ये करता था अपने इस वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से पुलिस ने फिर इस पे क्रैकडाउन करना शुरू किया है। एनएसए इस पे लगा दिया गया है। साथ ही साथ बॉर्डर पे जो बीएसएफ है या बाकी फोर्स भी जो बॉर्डर पे रहती है उनको और बाकी भी एजेंसीज को इसकी जो फोटो है वो अलग अलग 7 स्टाइल में भेजी जा चुकी है, ताकि किसी को ये दिखे तो आसानी से पकड़ा जा सके। 18 मार्च से इस पे क्रैकडाउन जो है वो करना शुरू किया है पंजाब की पुलिस ने। और इसके बाद से ही ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जो इसके एसोसिएट थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है।
लेकिन इस क्रैकडाउन के बाद जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा आप लोग को क्लियर पिक्चर दे देगा कि कितना ज्यादा ये सब जो पंजाब में चल रहा है वो प्लानिंग के साथ हो रहा है। हुआ क्या है कि पहले तो लंदन में इंडिया का हाई कमीशन जो था की बिल्डिंग के सामने कुछ खालिस्तानियों ने क्या किया, वो पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद फिर इंडिया का जो फ्लैग लगा था उसको उतारने की कोशिश की और उसको नीचे गिराने की कोशिश की और अपना जो खालिस्तान का फ्लैग है उसको लहराने की कोशिश की। ऐसा कर ही रहा था एक प्रोटेस्टर जब तक इंडिया का एक ऑफिसर आता है और ये जो फ्लैग है उसके हाथ से छीन लेता है और इसको नीचे गिराने नहीं देता है। और ये सब होने के कुछ ही घंटे बाद फिर क्या किया जाता है, किसी हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर जायंट साइज में ट्राई कलर जो है इंडिया का फ्लैग उसको लहराया जाता है। तो इस तरीके से इंडिया की तरफ से जो जवाब है वो इन लोग को दिया गया है और काफी ज्यादा एपिक रिप्लाई जो है वो दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद यूके के जो इंडिया में एम्बेसडर है उनको भी समन किया गया है, उनसे भी इस चीज की शिकायत की गई है और इसके लिए जवाब मांगा गया है। क्योंकि देखो इस तरीके का जो एटीट्यूड है ना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। किसी एम्बेसी को या किसी कॉन्सुलेट को प्रोटेक्शन देना जो होस्ट कंट्री होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। वियना कन्वेंशन के अंदर, वियना कन्वेंशन अगर आप लोग को नहीं पता तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक मिशन 1961 ये डील करता है कि जो राजदूत होंगे या फिर डिप्लोमेट्स होंगे या फिर डिप्लोमेटिक मिशन होंगे उनके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होगी, क्या इन डिप्लोमेट्स की जिम्मेदारी होगी, क्या इम्यूनिटी मिलेगी इन डिप्लोमेट्स को, इसी तरीके के बाकी चीजों से रिलेटेड ये डील करता है। इसमें ये जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है हाई कमिश्नर बिल्डिंग की या डिप्लोमेट्स की वो पूरी होती है होस्ट कंट्रीज की, जिसको प्रोवाइड करने में यूके जो है वो फेल हुआ। और इसीलिए इंडिया अगर चाहे तो ये मुद्दा फिर उठा सकता है जो इंटरनेशनल फोरम्स है, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और यूके को इस पे क्रिटिसाइज कर सकता है। क्योंकि ऐसे जो अटैक है ये कोई छोटी बात नहीं है। यूके के हालांकि जो फॉरेन मिनिस्टर है वहां पर उनने इसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग पूरा जो इंसिडेंट है वो देखोगे और उसके बाद यूके की जो प्रतिक्रिया रही है वो देखोगे तो आप लोग को भी लगेगा कि बहुत ज्यादा यूके की तरफ से चुप्पी साधी गई है और बहुत ज्यादा डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है इससे। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप लोग देखोगे ना तो मोदी गवर्नमेंट जो है इंडिया में और इंडिया ओवरऑल भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ है यूके की तरफ से। इसीलिए ये सब इंसिडेंट जो है और ये सब जो रिएक्शन है यूके का ये कहीं ना कहीं इस तरह के शक पैदा करती है कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज थी उनने जानबूझ के इस चीज को होने दिया है। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है ये गलत भी हो, मेरे को जो लगता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लेकिन गुड न्यूज यहाँ पर ये है और इससे यूके को भी बहुत ज्यादा क्लियर सिग्नल मिला होगा कि इंडिया में जो यूके के एम्बेसडर है, जो हाई कमिश्नर है इंडिया में यूके के, उनकी जो गाड़ी है उनको रोक के काफी ज्यादा इंडिया के जो सिख्स है उनने प्रोटेस्ट किया इंडिया के फेवर में। और ये दिखाने के लिए कि खालिस्तान जैसी कोई भी चीज हम लोग डिमांड नहीं करते। जो नॉर्मल सिख है इंडिया का वो इंडिया से प्यार करता है, इंडिया में रहना चाहता है और एक ट्रू पैट्रियोट है। ये तो हो गई यूके की बात। उसके बाद फिर सेम इंसिडेंट हुआ यूएसए में। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ कि इंडिया का एक कॉन्सुलेट था, वहां पर पहले तो भीड़ इसी तरह का प्रोटेस्ट कर रही थी खालिस्तान के सपोर्ट में। फिर हुआ क्या कि दो लोग जो है वो लोग कॉन्सुलेट के गेट पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल छिड़कने लगे और उसके बाद फिर उन लोगों ने आग लगाने की कोशिश की पूरी बिल्डिंग को, लेकिन किसी वजह से ये जो आग है वो पूरी लगी नहीं। और उसके बाद जो पुलिस एजेंसीज थी वहां पर वो आ गई और उनने फिर इन लोग को रोक के रखा। लेकिन फिर जब शाम हुई और थोड़ा जो पुलिस जो यहाँ पर थी वो कम हुई तो फिर से ये जो प्रोटेस्टर थे इनने बैरिकेड तोड़ा और दोबारा जो बिल्डिंग है उसमें एंटर करने की कोशिश की और वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। प्लस इसी तरह के कुछ इंसिडेंट जो है वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बाकी कंट्री जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर भी इस तरह के जो इंसिडेंट है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहा है। कनाडा में तो ये जो पूरा मुद्दा है खालिस्तान का ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बन चुका है। और बाकी कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूके में ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है इस चीज को रोकने में, और जिसकी वजह से ये जो तरीके के इंसिडेंट है ये जरूरत से ज्यादा अटेंशन भी गेन कर पा रहे हैं। और कई रिपोर्ट आप लोग को ऐसी देखने को मिल जाएगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन सब के पीछे जो हाथ है वो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का। वो लोग जब आमने सामने नहीं जीत पाते, जब इकोनॉमिक वाइज मिलिट्री वाइज नहीं जीत पाते, तो इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ब्लीट इंडिया विद 1000 कट्स, जो यही है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जब सामने नहीं लड़ सकते तो छोटे छोटे जो इश्यूज है इंडिया में उसको भड़का के छोटा छोटा करके नुकसान पहुंचा के इंडिया को एक बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज देना चाहते हैं वो लोग। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है वो मुझे नहीं लगता मेरे को बताने की जरूरत है। 1971 में क्या हुआ हम लोग ने देखा ही। बांग्लादेश जो है वो टूट के पाकिस्तान से अलग हो गया, तो वो कितना भी कर ले आखिरी में उसको जो फेलियर है वही देखने को मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है,
वहां पर लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है। कंट्री ऐसा बताया जा रहा है कि फॉल के वर्ज पे है। ऐसे टाइम पे उसका जो फोकस है वो इस चीज पे है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान का जो रियल कैरेक्टर है वो क्या है, आखिर उसके जो रियल एम्बिशन है वो क्या है। उसको चलेगा कि उसके जो लोग हैं वो भूखे मरे, कंट्री में हर जगह अनार्की मची हो, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करना उसका मेन मकसद है। नाउ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को पता है कि अभी जो अमृतपाल सिंह है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा, जैसे जैसे पुलिस का जो क्रैकडाउन है वो बढ़ेगा, वैसे ही इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है वो हम लोग को और देखने को मिलेगा विदेशों में, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इन कंट्रीज के साथ अच्छे से डील करे, इन पे दबाव बनाए कि इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है उनको वो रोके, एटलीस्ट जो वायरस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं उसको ना होने दे। लेकिन इन सब के बीच में गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि आम जो पंजाब का नागरिक है आज भी इंडिया में, मेजोरिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो इस चीज को समझता है कि खालिस्तान अगर कल को अलग नेशन बन भी जाता है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, और इस बात को भी वो लोग जानते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। इसीलिए इंडिया में मेजोरिटी ऑफ सिख जो है वो इस तरीके की चीज नहीं जानते, इंडिया को ही वो अपनी कंट्री मानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इस तरीके की चीज है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है। पिंडरावाला का जो केस है उसमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ था पंजाब का वो हम सब जानते हैं, इसीलिए ये लोग भी इसके सख्त खिलाफ है। बाकी इतना ही था गाइस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।